नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जीके जीएस प्रश्नों के सेट के साथ। दोस्तों, मैं फिर से बार बार यही बात दोहराता हूं और आज फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये वही प्रश्न है जो हमें और हमारी टीम को लगता है, और लगता ही नहीं, ये अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं, पूछे गए हैं आपके आर्मी जीडी एग्जाम्स में। ऑल ओवर इंडिया आर्मी जीडी एग्जाम्स, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ट्रेडमैन हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो क्लर्क हो, कोई भी हो, हर तरीके के पेपर में इस तरीके के जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार से आप जीके जीएस के अंदर अपने नंबर्स को मिस करें, उन्हें छोड़ करके आए। हम ये चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को देख के इतने सक्षम हो जाएं, इतने काबिल हो जाएं कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना जाए। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न, लोथल इज द हिस्टोरिकल साइट ऑफ विच एरा? लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी लोह काल, ऑप्शन सी इंडस वैली काल, ऑप्शन डी गुप्त काल, या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं सर इसको। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक पीरियड, ऑप्शन बी आयरन पीरियड, ऑप्शन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन या पीरियड, ऑप्शन डी गुप्ता पीरियड। तो सर लोथल मैं आपको बता देता हूं, लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक जगह थी जिसका नाम रखा गया था लोथल। याद रखिएगा, ये एक जगह का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, लोथल। अगला प्रश्न, विच इंडियन हैज रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है? ए अमर्त्य सेन, बी एस चक्रवर्ती, सी वी के आर वी राव, डी मनमोहन सिंह। बताइए, अब ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी कोई व्यक्ति अपना अहम योगदान देता है उसे सुधारने में, उसे संवारने में, या इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देता है, उसे ऊंचाइयों तक लेके जाता है, कुछ बड़ी बड़ी नई खोज करता है, और किसी भी एक मध्यम वर्ग या नीचे का जो वर्ग होता है, पुअर सेक्टर जिसे कहते हैं, मिडिल सेक्टर जिसे कहते हैं, उन पे जो ध्यान देते हैं, तो अमर्त्य सेन को सबसे पहले मिला है ये नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अहम योगदान दिया है अपना इकोनॉमिक्स के अंदर। उन्होंने इसे काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, साथ ही साथ उन्होंने मध्यम वर्ग से लेकर के नीचे वर्ग के लोगों के लिए भी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में काफी खोज की है, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो सर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है थॉमस कप। थॉमस कप बैडमिंटन में मिलता है। अगला प्रश्न, वेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड? महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो ऑप्शन ए 5 सितंबर, 5 सितंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात ऑप्शन डी को सही कर लीजिए, 14 सितंबर, 14 सितंबर बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिए, पहले आजादी से पहले हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी और ना ही हिंदी दिवस जैसा कोई भी दिवस मनाया जाता था। सबसे पहले जो हिंदी दिवस मनाया गया, या उसे सबसे पहले बात करते हैं उसे कब मंजूरी मिली, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा कब बताई गई थी? तो ध्यान दीजिए, 14 सितंबर 1949 को यह मंजूरी दे दी गई थी कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ध्यान दीजिए, दोबारा से ध्यान दीजिए, 14 सितंबर 1949 को ये संविधान सभा द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, ये बता दिया गया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। परंतु अगर ये पूछा जाता है, अगर हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है ये पूछा जाता है, तो आपको हिंदी लिखना है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर आपको बताना है। परंतु अगर ये इस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे पहले हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना है सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 को सबसे पहले हिंदी दिवस मनाया गया था। इसलिए याद रखिएगा इसको, इस तरीके से भी घुमा करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर।
अगला प्रश्न, वेयर इज गोल गुम्बज लोकेटेड? गोल गुम्बज कहां स्थित है? अब ये गोल गुम्बज है क्या? पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए गोल गुम्बज है क्या। गोल गुम्बज एक मकबरा है, एक टॉम्ब है। मकबरा उसे इंग्लिश में टॉम्ब कहा जाता है। ये आदिल शाह, किंग आदिल शाह का मकबरा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बनाया गया था उस समय, कर्नाटक में ये स्थित है, कर्नाटक में ये बनाया गया था। ध्यान दीजिए, अगर ये पूछते हैं इसके अलावा, सबसे पहली बात किसका ये मकबरा है, ये क्या है, ये एक मकबरा है, किसका है? आदिल शाह, किंग आदिल शाह का ये मकबरा है। और ये कब से कब तक बना था? तो 1626 में ये बनना शुरू हुआ था और 1656 में ये बन के खत्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था। लगभग 30 साल का समय इसे बनने में लगा था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वाइट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सर ऑप्शन देख लीजिए, 1940, 1942, 1944, 1946। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द टर्म ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 5वीं की बात पूछ रहे हैं, फिफ्थ, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए 1978 से 83, 1972 से 77, 1974 से 79, 1968 से लेकर के 74। बताइए क्या सही ऑप्शन है इसका? तो सर ऑप्शन सी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, 1974 से 1979 ये भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया माना जाता है। अगला प्रश्न, 0 hour इन द लोकसभा इज हाउ लॉन्ग? लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ये थोड़ा सा सवाल रहता है हमेशा। ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी आधा घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली वीडियोस में भी अगर ये कभी क्वेश्चन आया है तो हमेशा आपको 1 घंटा लिखवाया है कि 1 घंटा लोकसभा में शून्यकाल का समय, 1 घंटा हमेशा मैंने बताया है, क्योंकि किताबों के हिसाब से 1 घंटा है, 1 घंटा बताया जाता है कि 1 घंटा शून्यकाल की अगर अवधि पूछी जाती है तो उसे 1 घंटा बताया जाता है किताबों में। परंतु अगर आप नेट पे से सर्च करके देखेंगे कि लोकसभा में शून्यकाल कितने समय तक का होता है, तो उसमें आधा घंटा लिखा है, आधा घंटा। और हर एक किसी को बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। इस आधे घंटे में हर किसी को बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है, आधे घंटे का माना जाता है शून्यकाल। तो हम ऑप्शन सी को बिल्कुल ठीक करेंगे, आधा घंटा। पर बहुत सी किताबों में 1 घंटा लिखा हुआ है, पर आपको ये आधा घंटा ही ठीक करना है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए कयात, ऑप्शन बी रैंड, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी को सर ठीक कर लीजिए, रैंड साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। अगला प्रश्न, व्हेन इंडिया इंडिपेंडेंट, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 टू 52, 1951 से 52 तक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। तो सर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, 1951 से 1952, 1951 से 1952 तक का ये पहला आम चुनाव था जो संविधान के तहत कराया गया था। अगला प्रश्न, इन विच डे वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट? हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध भी है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1557, 1557, 1576, 1576, 1810, 1810, नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, 1557, 1576, 1810 कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? तो सर ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए को ठीक कर लीजिए, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब अगर ये पूछते हैं किस किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये अकबर और महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। यहां डायरेक्ट अकबर नहीं लड़ने आया था, अकबर ने अपना सेनापति के साथ अपनी टुकड़ियों को भेजा था लड़ने के लिए महाराणा प्रताप के साथ। तो उस समय ध्यान दीजिएगा, आपने किस्सा भी सुना होगा, महाराणा जो प्रताप थे, माफ कीजिएगा, महाराणा प्रताप
जो थे हमारे राजा, उन्होंने अकबर के सेनापति को घोड़े समेत आधा काट डाला था। इतनी ताकत महाराणा प्रताप अपने अंदर रखते थे। उस समय उनका कहते हैं कि उस समय उनको बचाते हुए उनका घोड़ा जो चेतक था वो मारा भी गया था। वो बहुत ही लंबा एक गड्ढा कूदने के दौरान वो मारा गया था, परंतु उसने जान बचा ली थी महाराणा प्रताप की। और इसमें जीत महाराणा प्रताप की भी नहीं मानी जाती, अकबर की भी नहीं आती मानी जाती पूरी तरह से, क्योंकि अकबर की जितनी सेना थी उसकी बहुत कम महाराणा प्रताप के पास थी। उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप ने पूरी तरह से अकबर की सेना को तहस नहस कर दिया था। तो एक तरीके से महाराणा प्रताप की ही जीत मानी जाती है इस युद्ध में। तो 1500 माफ कीजिएगा सर, गलत ऑप्शन मैंने लगवा दिया है इसका। इसका 1557 नहीं होगा, 1576 होगा। 1576 ध्यान दीजिएगा सर, 1576 इसका आंसर है। 1557 नहीं है, 1557 गलत है। 1576 गलती से ये मेरे से लग गया होगा 1557 पे, मैं माफी चाहूंगा। 1576 1576 में ये युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न, When did रेल फर्स्ट रन इन इंडिया? भारत में रेल सर्वप्रथम कहां चली? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1847। कहां चली थी सर्वप्रथम रेल? कब चली थी, कहां नहीं चली थी, सर्वप्रथम रेल कब चली थी बताइए। तो सर 1853, ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर लीजिए। 1853 में सर्वप्रथम रेल चली थी और ये मुंबई से ठाणे चली थी, याद रखिएगा। और ये एक पैसेंजर ट्रेन थी, ये एक पैसेंजर ट्रेन थी, मुंबई से ठाणे चली थी और 1853 में चली थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हु रोट द बुक दिल्ली? दिल्ली किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी शोभा डे, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी अरुंधति राय। तो ऑप्शन ए को सर बिल्कुल ठीक कर लीजिए, खुशवंत सिंह ने किताब लिखी है दिल्ली। अगला प्रश्न, पंचशील एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज? पंचशील समझौता किन देशों से संबंधित है? ध्यान दीजिए, हमारे देश से संबंधित है, हमारे देश की ये बात हो रही है, तो इसलिए अक्सर ये प्रश्न पूछा भी जाता है। ऑप्शन ए इंडिया अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया चाइना, ऑप्शन डी इंडिया रशिया। ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। पंचशील समझौता इंडिया चाइना भारत और चीन के बीच में समझौता है। इस समझौते के अंतर्गत आप इतना याद रखिए कि इस समझौते के अंतर्गत हमारा व्यापार और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहां पे नियम और कानून बनाए गए हैं। बिजनेस और सिक्योरिटी को देखते हुए पंचशील योजना बनाई गई है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में यह समझौता ही एक समझौता है। इसमें कई सारे नियम हैं, कई सारी शर्तें हैं जो एक दूसरे देशों से मानी गई हैं, मनवाई गई हैं। दोनों ने इस पे साइन किया हुआ, दोनों देशों का, इंडिया और चाइना दोनों का ये एग्रीमेंट है। इसमें व्यापार और सुरक्षा को अहम माना गया है, अहम देखा गया है। उन्हीं से रिलेटेड ये पंचशील समझौता माना जाता है। अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी जसपाल राणा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। अक्सर ये प्रश्न पूछा भी जाता है, मैंने अपनी वीडियो में कई बार ये प्रश्न बताया भी है। राकेश शर्मा, ये सर्वप्रथम इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी सबसे पहले, और यही वो सबसे पहले आदमी बने भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न, व्हाट इज C-135 एंड C-137? C-135 एवं C-137 को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोमर्स, ऑप्शन बी आइसोटोप, ऑप्शन सी आइसोबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर C-135 एंड C-137, C-135 और C-137 ये आइसोटोप्स हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, आइसोटोप हैं ये। अगला प्रश्न, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रेड लेड? रेड लेड का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Pb2O3, ऑप्शन बी Pb3O4, ऑप्शन सी PbO2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए सर Pb3O4, ऑप्शन बी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, Pb3O4 बिल्कुल सही है, रेड लेड का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? 2, 4, 6, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए आपने एटॉमिक टेबल भी पढ़ी होगी, तो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, तो एटॉमिक नंबर ही पूछा है उसका। एटॉमिक टेबल में आपने पढ़ा होगा
एलिमेंट टेबल कह लीजिए, एटॉमिक टेबल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एटॉमिक नंबर उसमें हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो ऑप्शन ए दूसरा नंबर है हीलियम का। अगला, हु गेव द न्यूक्लियर प्रिंसिपल, नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए नील बोर, नील बोर या नील बोर, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सर रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत दिया था, न्यूक्लियर प्रिंसिपल इन्होंने दिया था रदरफोर्ड ने, ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड ने दिया था। और इनका सबसे पहला मॉडल भी माना जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें इन्होंने बताया था एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से होते हैं। इन्होंने बताया था कि वो एक तरबूज की तरह होता है, एटम एक तरबूज की तरह होता है, जिसमें जिस तरह से तरबूज के अंदर बीज चिपके हुए होते हैं, उसी तरह एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये सब चिपके हुए होते हैं, ये उनका कहना था। हालांकि इसको बाद में गलत बता दिया गया था, पर उनका सबसे पहला जो मॉडल था वो प्लम पुडिंग मॉडल ही बताया जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ काउ डंक गैस? काउ डंक गैस कह लीजिए या बायोगैस कह लीजिए, उसमें मेन इंग्रेडिएंट पूछ रहा है क्या होता है। व्हाट इज ऑल विच इज ऑल्सो कॉल्ड बायोगैस, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या हैं जिसे बायोगैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन और एथेन, ऑप्शन बी मीथेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन डी मीथेन और प्रोपेन। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? तो सर मीथेन और प्रोपेन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मीथेन और प्रोपेन, ठीक कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न, वॉट कलर चेंज व्हेन दे पास CO2 इन ब्लू लिटमस, नीले लिटमस में से जब CO2 को गुजारते हैं तो वह किस रंग में बदलता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी दूधिया, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, रेड, मिल्की, ब्लू या नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिए सर, नीले लिटमस, यहाँ पे ब्लू लिटमस की बात हो रही है, ब्लू लिटमस में से जब CO2 को गुजारते हैं तो रेड में बदल जाता है, रेड लिटमस लाल कलर में बदल जाता है वो, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अब ध्यान दीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसका काम क्या होता है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी पेनक्रियास। तो पहले इसका उत्तर देख लेते हैं सर, इसका उत्तर है पेनक्रियास। अब ध्यान दीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कई तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, कई तरीके के रसायन बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं और उन्हें हमारे खून में मिला देते हैं, जिससे कि खून उन हार्मोन्स को शरीर के हर एक पुर्जे तक, हर एक अंग तक पहुंचाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हमारे शरीर में हार्मोन सीक्रेट करना, बनाना, और खून का काम होता है उन्हें जगह जगह पहुंचाना। तो पिट्यूटरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और सिर्फ पेनक्रियाज एक ऐसी चीज है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, वायरस आर, वायरस क्या होता है? ऑप्शन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैविक जंतु, ऑप्शन बी नॉन लिविंग अजैविक जंतु, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। प्रोटीन बिल्कुल नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए, जैविक या अजैविक, वायरस की बात हो रही है तो यहाँ पे सर ये जैविक माना जाता है, वायरस को हम लोग जैविक मानते हैं, जैविक जंतु कहा जाता है वायरस को, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। अगला प्रश्न, वन ऑफ कॉमन फंगल डिसीज ऑफ मैन इज, मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवच होगा? ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी रिंगवॉर्म। तो ऑप्शन डी को सर बिल्कुल ठीक कर लीजिए, मनुष्य के अंदर अक्सर पाया जाने वाला फंगल इंफेक्शन या फंगल डिसीज जो होता है वो रिगवॉर्म होता है। रिगवॉर्म के अंदर क्या होता है? रिगवॉर्म के अंदर शरीर के अंदर गोल गोल अंगूठी की तरह छल्ले बनने लग जाते हैं और वो उभार आना शुरू हो जाता है, उन छल्लों के अंदर उभार आना शुरू हो जाते हैं, वो देखने में लाल और उभार सा, लाल लाल उभार लगता है, गोल गोल अंगूठी टाइप रिंग्स होती हैं, उनके ऊपर से उभार आना शुरू हो जाता है, वो एक बड़ी मोटी फुंसी की तरह दिखते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग, खुजली और उसके बाद में बहुत तरीके का दर्द महसूस किया जा सकता है, जो कॉमनली बताई जाती है कि मनुष्यों में आमतौर पर होती रहती है। अगला प्रश्न, सेरिबेलम कंट्रोल या कंट्रोल सेरिबेलम, मतलब सेरिबेलम नियंत्रण करता है, सेरिबेलम क्या नियंत्रण करता है? ए दृष्टि को, साइट, हमारे शरीर के अंदर बात हो रही है इसकी। ऑप्शन ए दृष्टि को, साइट, ऑप्शन बी गंध शक्ति को, स्मेल को, ऑप्शन सी शरीर के संतुलन को, बैलेंस ऑफ बॉडी,
ऑप्शन डी वाणी को स्पीच मैकेनिज्म। बताइए क्या है इसका उत्तर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, शरीर के संतुलन को सेरिबेलम नियंत्रण करता है, शरीर के संतुलन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट इन ईच ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक जीव में उपस्थित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को किसने दिया था। Who gave the principle of inheritance of symptoms present in each organism। दोबारा से, प्रत्येक जीव में उपस्थित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को किसने दिया था। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी लाइनियस। तो लेमार्क, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, लेमार्क ने यह सिद्धांत दिया था, लेमार्क। अगला प्रश्न, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए गालेन, ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी वेंडर वाल्स, ऑप्शन डी फॉक्सेन। बताइए किसने की थी ब्लड सर्कुलेशन की, रक्त परिसंचरण की खोज, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए गालेन, ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी वेंडर वाल्स, ऑप्शन डी फॉक्सेन। बताइए किसने की थी। तो हार्वे ठीक कर लीजिए सर, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। अगला प्रश्न, व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ द स्किन कॉल्ड। चर्म की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। मतलब हमारी जो चमड़ी होती है, जो खाल होती है, उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डर्मिस, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी कार्टेक्स, ऑप्शन डी क्यूटिकल। बताइए क्या कहते हैं। ऊपरी परत के बारे में पूछ रहा है। हमारी जो खाल होती है, हमारी जो चमड़ा होता है, स्किन होती है, उसकी जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं। तो सर उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, एपिडर्मिस नाम दिया जाता है उसे। अगला प्रश्न, हाउ मेनी डेसिबल्स ऑफ द फॉलोइंग मोर पेनफुल फॉर द ईयर्स। कितने डेसिबल से ज्यादा आवाज कानों के लिए कष्टदायक होती है। 90, 130, 180, 100, 90, 130, 180 या 100। बताइए कितने डेसिबल तक हम आवाज को सुन सकते हैं और कितने से ऊपर वो हमारे लिए कष्टदायक साबित हो जाती है। तो याद रखिएगा 130, 130 डेसिबल से ऊपर की आवाज हमारे कानों के लिए कष्टदायी साबित होती है। अगला प्रश्न, Which of the following is a common object used as a moderator in nuclear reactors। परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में आम प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु इनमें से कौन सी है। बताइए। ऑप्शन ए साधारण जल, नॉर्मल वाटर, ऑप्शन बी अति ग्रीष्म जल, अल्ट्रा समर वाटर, ऑप्शन सी लाइट मोटर, ऑप्शन सी लाइट मोटर, ऑप्शन डी हैवी वाटर, हैवी वाटर। बताइए। तो हैवी वाटर को ठीक कर लिए सर, ऑप्शन डी हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर को यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंध रखता है। ऑप्शन ए प्रकाश बिखराव, लाइट स्कैटरिंग, ऑप्शन बी विसर्जन, इमर्सन, ऑप्शन सी निलंबन, सस्पेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो टिंडल इफेक्ट किससे संबंध रखता है सर, वो रखता है लाइट स्कैटरिंग से, प्रकाश बिखराव से। ऑप्शन ए को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। अगला प्रश्न, फोर्स ऑफ बायंसी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन विच कंपोनेंट। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में इस प्रश्न को दोहरा चुका हूं, एक बार फिर से ये प्रश्न हमारे सामने, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए लोड भार, ऑप्शन बी डेंसिटी घनत्व, ऑप्शन सी वॉल्यूम आयतन, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ध्यान दीजिए डेंसिटी पर ये डिपेंड करता है, बायंसी डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का माप क्या है। ऑप्शन ए फोर्स बल, ऑप्शन बी डेंसिटी घनत्व, ऑप्शन सी मास द्रव्यमान, ऑप्शन डी लक्ष्य। बताइए। तो सर जड़त्व की बात हो रही है, जड़त्व की बात हो रही है, इनर्शिया की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए फोर्स बिल्कुल ठीक है, बल। तो दोस्तों ये थे आज के वो 33 क्वेश्चंस, 33 क्वेश्चंस के जी के जीएस सेट आपके लिए चुने हुए, हमारी टीम की तरफ से चुने हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जाइए नहीं सुनते हुए जाइए, कि सर अब हमारे चैनल एजे आर्मी क्लासेस के ऊपर 1200 प्लस
जीके जीएस क्वेश्चंस की सीधी सीधी एक वीडियो आने वाली है। अगर आप उस एक वीडियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो सीधे सीधे 1200 से ज्यादा प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। 1200 से अधिक प्रश्न आप याद कर सकते हैं, वीडियो को देख के समझ सकते हैं। 1200 प्लस क्वेश्चंस, और आगे से आपको हर हफ्ते में एक वीडियो ऐसी ही दी जाएगी जिसमें 1200 से 1500 प्रश्न जीके जीएस के एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो देखना ना भूलिए हमारी उस वीडियो को, ध्यान से जुड़े रहिए हमारे इस चैनल एजे आर्मी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।